and the screen is visible. If everything is fine, we can start the lecture of the day. Okay, thank you. So from the last slide, we can start. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को लर्न करना स्टार्ट किया था. क्विकली मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ और उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको कैरी करते हैं. ठीक है. सो आपने लर्न किया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. आर क्रॉस पी बहुत सिमिलर है उस तरह से जिस तरह से टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखते हो डेफिनेशन वाइज, और मैथमेटिकली दे आर सिमिलर. देन आफ्टर आपने ये भी लर्न किया था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से उसके आंसर्स देते हैं. यू हैड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स लाइक कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर या सर्कुलर मोशन केस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी वैल्यू आएगी mvr. डायरेक्शन भी पता कर पाते हैं. एंड ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपने लर्न किया था जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस में कौन कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं. एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने ये निकाला, इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. और भी बेटर क्वेश्चन ये था कि अगर एक थ्रेड बांध दिया जाए, कोनिकल पेंडुलम की बात की जाए, तो अबाउट द पॉइंट ओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है. सो डायरेक्शन किधर होगी वो भी एक अपना एक क्वेश्चन बन सकता है, उस पर भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. और इसके बाद आपने जो नेक्स्ट देखा वो इस पर रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. फिर प्योरली रोटेटिंग बॉडी के बारे में बात किया. फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन के बारे में बात हुआ. अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं. ओके, सो इसमें कोई कंसर्न या डाउट रहा हो तो आप जरूर पूछ सकते हो. प्लीज टर्न माइक्स ऑन. बेटर होगा कि आप चैट बॉक्स पे लिखें जो भी आपको पूछना है, और जो भी आपका डाउट है यू जस्ट टाइप ऑन द चैट बॉक्स, आई विल सी इट एंड रिस्पॉन्ड इट. जितना भी आपने पढ़ा उस पर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिए. In case everything is fine, so we can go. There was some disturbances. So net has come back. आगे बढ़ते हैं. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, दिस कैन बी द हेडिंग. जब हम लोग रिजिड बॉडी मोशन कहते हैं इसका मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन Can you see this? You should be able to. It should be visible to you guys. बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था. नो स्क्रीन आपको मिल रहा होगा. इज इट जब हम रिजिड बॉडी मोशन कहते हैं, या इट इज विजिबल. गुड. सो जब हम लोग रिजिड बॉडी मोशन कहते हैं इसका मतलब होता है दोनों बॉडीज का दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन. कौन सी दो मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. सृष्टि अगर आपको नहीं दिख रहा है एक बार एग्जिट करके आप एंट्री कीजिए. वो नेट का डिस्कनेक्ट हुआ था इस वजह से स्क्रीन गया होगा. सो यू रीजॉइन, यू विल गेट इट. यहाँ पर रोटेशनल मोशन आ रहा होगा प्लस ट्रांसलेटरी मोशन आ रहा होगा. नाउ ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं?
ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसका आंसर आता है L वेक्टर इज इक्वल R क्रॉस P, और इसके लिए आंसर आता है L वेक्टर इज इक्वल टू I ओमेगा। बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर गुड इनफ। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या हम दोनों को ऐड अप करेंगे या फिर कोई और फॉर्मूला आएगा, और ऐड अप भी करेंगे तो किस तरह से करेंगे? आर का मतलब क्या होगा, क्योंकि रोटेशन भी चल रहा होगा। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, एक काम करता, मैं एग्जिट करके एंट्री लेता। Okay, you need to respond whether improved a bit. If everything is fine, we can go ahead. Sir, AM is purely rotating body is remaining. No, no, sir. More cracking. Yes, but lagging too much. अभी बीच में ब्रेक हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। इसके बाद अब इम्प्रूव होना चाहिए। इट शुड इम्प्रूव नाउ। Is variable moment of inertia case applicable like variable mass 1? Variable moment of inertia. Now, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक इंस्टेंट पे निकालोगे किसी एक मास डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिलती है, लेकिन अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो सकता है। बट लीस्ट लाइकली क्वेश्चंस आर देयर ऑन दैट। जनरली जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो एक पर्टिकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन देगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछेगा। सो उस पर्टिकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना भी लर्न करना है। हाँ, अभी रोटेशनल मोशन के भी और भी जो भी आप लर्न कर रहे हो ना, दिस जनरल मोशन केस, रिजिड बॉडी मोशन केस इज अ मोस्ट जनरल केस। इस पे ट्रांसलेटरी वाला पोर्शन भी है और रोटेशनल वाला मोशन है ना। रोटेशनल मोशन केस के लिए जो मोमेंट, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें आप, हाँ, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं प्योरली रोटेशन केस के लिए। रोटेशन केस के लिए आपने जो एंगुलर मोमेंटम लिखा था दैट वाज आई इनटू ओमेगा। वी हैड वन एग्जांपल ऑन दैट। आप चाहोगे तो एग्जांपल मैं और भी पिक कर लेता, उसके बाद आपको ये थोड़ी बताता। आपको क्या करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा एंड देन आपको ओमेगा निकालना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज एज सिंपल एज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आप मास इनटू वेलोसिटी यूज करते हैं। तो आपको मास पता हो, वेलोसिटी पता हो, लीनियर मोमेंटम निकल के आता है। सिमिलरली अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, ओमेगा नोन है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल केस का निकल करके आता है। तो इस पे आप कितने भी एग्जांपल कर लो, आपको हर बार पे क्या करना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा।
जब हम लोग जनरल बॉडी का केस देखेंगे तब भी आपको इसको निकालना ही पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने केवल एक एग्जांपल लिया था, दैट वाज सफिशिएंट। अगर आप चाहोगे तो एक दो एग्जांपल और भी ले सकते हैं। क्या करना होगा, आई एंड ओमेगा। आई निकालना आपको आता है, यू हैव लर्न सो इन सो डिटेल। जस्ट आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। सो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते ही आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेशनल बॉडी का मिलेगा। नाउ ये जो दोनों थे ये अब मोर एग्जांपल चाहते हो, बिल्कुल अभी एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। और इसके बाद जब आप ये रिजिड बॉडी का केस समझ जाओगे तो इसमें दोनों उसके पार्ट बन जाएंगे। उसमें आपको ट्रांसलेशनल का भी यूज करना होगा, रोटेशनल का भी यूज करना होगा। तो सिंस यू आर लुकिंग फॉर वन मोर एग्जांपल, सो आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं। और इसके डेरिवेशन के बाद आप दोनों अगर प्योरली रोटेशन होगा तो ट्रांसलेशन को आप जीरो कर दोगे, और प्योरली ट्रांसलेशन होगा तो रोटेशन को जीरो कर देंगे। तो आपको जनरल बॉडी का केस पता चल जाएगा। सो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी इज सेम एज एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपली मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। हाँ, कंजर्वेशन पर आएंगे, एक बार निकालना लर्न कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसका कंजर्वेशन करेंगे। कंजर्वेशन करने से पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो कंजर्वेशन के केसेस बिल्कुल करने वाले हैं, तो वो भी आपको बताया नहीं जा रहा है। अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है कि हर केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उनका कंजर्वेशन, उसका एप्लीकेशन, टॉर्क के साथ रिलेशन, बहुत सारी चीजें अभी आने को बाकी है। सपोज कर लीजिए कि आपको ऐसा बोला जाता है कि अपने पास एक स्क्वायर फ्रेम है जो कि मासलेस है। 4 पार्टिकल रखे गए हैं, एक पार्टिकल यहाँ पर m मास का है, यहाँ पर एक पार्टिकल m मास का है, एक पार्टिकल यहाँ पर m मास का दिया गया है। One more particle is there of m mass, and you are opting an axis. Let's say that axis is this diagonal, and the whole step is being rotated, let's say by angular velocity called omega, and you are being asked find angular momentum of the system. So आपसे इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, और जो लेंथ है इस फ्रेम के, वो लेंथ आपको L दी जा रही है। स्क्वायर फ्रेम था, कॉर्नर पर 4 पार्टिकल रख दिए गए, इसको एक डायगोनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हो, और आपसे जानने को है कि हाउ मच एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस केस इज गोइंग टू बी। तो क्वेश्चन वो ये आपसे नहीं बताएगा कि कौन सा मोशन हो रहा है, इसको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि प्योरली रोटेशनल केस है। अगर ये रोटेशनल केस है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। Length of side I have provided, it's L. Now you can try it, solve it, find the value of angular momentum. कुछ आंसर्स आ रहे हैं जैसे कि ml स्क्वायर ओमेगा। ओके, सभी को सेम आंसर मिला है। अब देखोगे कि ये क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में भी था। अगर आपको याद हो, टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक स्क्वायर फ्रेम है, कॉर्नर पर 4 पार्टिकल्स रखे गए आइडेंटिकल मास के, उसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो आपने सॉल्व किया था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml स्क्वायर। उसके लिए क्या किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला L/√2, L/√2, फिर इन दोनों का 0 हो गया, सबको एड अप किया तो आंसर ही आ जाता है। एक बार आपको I पता चल गया तो काम हो गया। L की वैल्यू क्या हो जाती है, I इंटू ओमेगा। I इज ml स्क्वायर, ओमेगा आपको दिया जाएगा, आपका आंसर हो गया। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्शन बताइए, तो इसकी डायरेक्शन वही होती है, इट हैज द सेम डायरेक्शन दैट इज ऑफ ओमेगा। और ओमेगा की डायरेक्शन क्या बनेगी, आई होप आप राइट हैंड रूल से बताते हो कि ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और राइट हैंड से हम डिसाइड करते हैं, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन इधर जाएगी, तो एल की डायरेक्शन भी यही आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, दोनों से आप उसका आंसर बता सकते हो। है। So, कोई भी एक सिस्टम दे देगा, आपसे बोलेगा एंगुलर मोमेंटम निकाल लिए, आप निकाल लोगे। ये प्राइमरी स्टेप है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे चल करके हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। किसी किसी सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जैसी कहानी बताएंगे।
सो एक बार आपको ये पता चलता है कि हमको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सिंपली आई कैलकुलेट करना आपके लिए चैलेंज होगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे और आप अपना आंसर बता सकते हो। अब इसमें हम क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, सिंपली बाय changing the mass distribution and changing the axis of rotation. For your practice, if you are willing for the next question, I can give you a number of questions as much as you require till your confidence is there. So let's say कि अपने पास एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट में कुछ ये दिया गया है, आपको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करते हैं। हेमिस्फीयर दिया गया, हेमिस्फेरिकल बॉल, so it's not able to type in the chat box, and also finish this question, then I will look at it. I hope I'm audible to you guys. Yeah. So question is here. थोड़ा सा नेट का इशू है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए अगर वॉइस क्रैक कर रही है। और मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, डिटेल में लिख देता। तो ये एक्सिस दिया गया और इस अरेंजमेंट को आप इस तरह से रोटेट कराते हो ओमेगा से, एंड दिस इज हेमी spherical shell of mass m and radius r, and you are supposed to find angular momentum of this arrangement. So now you can connect कि आपके लिए कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है। सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो। और मैंने वही क्वेश्चन पिक किया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कभी ना कभी निकाल चुके हैं। So those who have done it, it's going to be very easy. Otherwise, you need to work for it for moment of inertia and then multiply by omega, you will get it. तब तक आप ट्राई कर रहे हो। हमेशा डायरेक्शन और उन सबको दिमाग में रख करके बनाना होता है। तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है जो आप जानते हो। लिख से हम 4 आपको ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी, और कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं 2/3 mr² ओमेगा in minus I cap, 2/5, or rather 5/2, sorry, 5/3 mr² omega in I cap, 2/3 mr² omega in I cap, 5/3 mr² omega in minus I cap. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। So you know what to do. You need to find this magnitude, and you need to find the direction. Then you need to look at what goes on, and you can get your answer. और मैं आपको ऑप्शंस देख रहा हूँ जो आपने आंसर सजेस्ट किए हैं, तो 2/3 है या फिर 5/3 है या फिर ऐसा कुछ चल रहा है। तो इस पे ज्यादा मिस्टेक करने के चांस नहीं है, as long as you know how to find the moment of inertia. And if you can calculate the moment of inertia properly, your answer is going to be there. That will be going to be correct. Okay. तो कुछ आंसर हमको बी मिल रहे हैं, सी मिल रहे हैं। तो जो बी और सी आप आंसर दे रहे हो, इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है। डायरेक्शन ओमेगा से निकलता है
और ओमेगा में राइट हैंड रूल लगाएंगे तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी। कर्ल करोगे तो ये डायरेक्शन इधर जाएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी एल डायरेक्शन। आई कैप हैज टू बी द केस। अब बी है या फिर सी है और नन है और व्हाटएवर, उसके लिए आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। आपको याद है हम लोगों ने बात की थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप इस एक्सिस को पकड़ोगे, इसको ओ नाम दे दो, आई ओ हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़ोगे, ये आईसीएम होगा। सिंस ये शेल है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, तो इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर जाता है, r/2 r/2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये आई ओ और आई आपस में बराबर रह जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई ओ फॉर द शेल केस, hence it becomes 2/3 mr square. So I is going to be 2/3 mr square, L is going to be I into omega. You just multiply it 2/3 mr square into omega. And then multiply by I cap, that's your answer. So L cap direction is going to be in the I cap direction and answer will become C option. So those who have got C is correct. जिनका B आंसर आ रहा है वो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर देखिए, उसमें हम लोगों ने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट है या फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते हो। सो अब रिजिड बॉडी मोशन केस के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रूफ करेंगे हम, डिटेल में प्रूफ करेंगे, डिटेल में। और आपको केयरफुली वॉच करना है। कैन यू टेल द डायरेक्शन अगेन? हाँ श्योर, बता सकता है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन में आपको ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी है। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है, जो एक्सिस होती है, उसी के अलॉन्ग होती है। अब उस पर दो डायरेक्शंस होंगी, या तो ये नेगेटिव एक्स में होगी या तो पॉजिटिव एक्स में होगी। उसके लिए आप क्या करते हो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हो। राइट हैंड को यूज करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है किस डायरेक्शन में? जिस सेंस में आपको ओमेगा दिखाया गया है। थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन आपका आंसर बनता है। सो अगर जिस तरह से सिचुएशन दिखाई गई है, ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आप राइट हैंड की फिंगर्स को लेके जाओ तो आप थंब को पाओगे कि वो राइट साइड पे जाता है, इसीलिए वो आई एल कैप इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ, अगर मैंने ओमेगा दूसरे इस तरह से दिखाया होता, लेट्स से कि हमने ओमेगा को इस तरह से दिखाया होता, ये तो वही सिचुएशन है। अगर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया होता, अप साइड की तरफ, ये, तो फिर ये इसका डायरेक्शन इधर आता। सो एक्सिस आपको पता चल जाती है। एक्सिस के बाद राइट हैंड को यूज करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, थंब की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाता है ओमेगा का। ये वही डायरेक्शन है जो ओमेगा कैप है। ओमेगा कैप की डायरेक्शन हम लोगों ने लर्न की थी, बस उसी को रिकॉल करना है। नाउ मोस्ट चैलेंजिंग पोर्शन जो है उस पर आते हैं, रिजिड बॉडी मोशन यानी जनरल बॉडी मोशन, जिसको आप कह सकते हो प्लेन बॉडी मोशन। इस केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, जिसमें लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। और मैं इसको डिटेल में प्रूफ कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का आपका ख्याल रखना है। लेट्स से आपके पास एक बॉडी है, जनरल बॉडी है, इट कैन बी स्फीयर, शेल और रिंग, डिस्क, व्हाटएवर। रिजिड बॉडी है और ये जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब कभी हम जनरल मोशन परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उसके एक सेंटर ऑफ मास को आइडेंटिफाई करेंगे। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास के पास। इस वेलोसिटी को बोलेंगे वीसीएम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वही पूरी बॉडी की वेलोसिटी होती है ट्रांसलेटरी मोशन में, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांसलेटरी मोशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर होती है। तो वीसीएम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वीसीएम होगी। साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रहा है, तो लेट से ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर आप कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट पकड़ोगे तो उस पॉइंट पे दो तरह से वेलोसिटीज आएंगी, एक ट्रांसलेशन की वेलोसिटी आएगी, दूसरा रोटेशन की वेलोसिटी आएगी। और हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्लस रोटेशनल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखने वाले हैं, अभी आप देखेंगे।
सपोज कर लीजिए इसका एंगुलर मोमेंटम हमको बताना है किसी एक नए पॉइंट जो कि ओ पॉइंट है यहाँ पर इसके अबाउट। तो अपना पर्पस है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, ये कैलकुलेट करना अपना पर्पस है। और ये जो बॉडी है वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, दैट मीन्स इट इज परफॉर्मिंग जनरल मोशन। जिस पॉइंट से आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से अगर हम सेंटर ऑफ मास को मिलाते हैं, इसको एक नाम देंगे, दैट इज गोइंग टू बी नेम्ड एज आरसीएम, लोकेशन आरसीएम। दैट मीन्स ये पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो ये आरसीएम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है ओ पॉइंट से। ना इसको बहुत बेसिक केस से हम अगर लेके चलें तो बहुत बेसिक केस से इस तरह से लेके स्टार्ट किया जा सकता है। सपोज कर लिए कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ा, छोटा सा पॉइंट, और हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरा बॉडी जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। इस स्मॉल पॉइंट के मास को हम आईएथ पार्टिकल पकड़ करके इसको एम आई नाम दे सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ये मास का आईएथ पार्टिकल है और टोटल में से आईएथ पार्टिकल हम जनरल पार्टिकल को पकड़ रहे हैं। आई की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट जितने भी पार्टिकल्स हैं सब तक ऐड करने वाले हैं। फिर आप देखोगे कि इसकी हमको लोकेशन भी पकड़नी होगी, तो इसकी लोकेशन के लिए हम ये ज्वाइन करेंगे। अगर आप पूरी बॉडी को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, केवल इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, तो एक हमारे पास पॉइंट है जिसकी लोकेशन को हम बोल सकते हैं ये आर आईएथ लोकेशन वाला पॉइंट है। तो आर आईएथ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith particle which has a mass mi. Now we are interested to find its velocity. So velocity of ith particle कैसे लिखा जा सकता है? Velocity of any particle can be written as velocity due to translatory motion plus velocity due to rotational motion. So किसी भी पार्टिकल की velocity of rigid body केस में आप ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी लिखें प्लस रोटेशन की वजह से वेलोसिटी लिखें, दोनों वेक्टर्स को ऐड अप कर दें। नाउ एज पर द ट्रांसलेटरी मोशन फिनोमेना और कॉन्सेप्ट, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहती है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी वही रही होगी जो सेंटर ऑफ मास की है। तो ट्रांसलेटरी मोशन वेलोसिटी will always be equal to the velocity of center of mass or any other point of the body जो ट्रांसलेटरी मोशन से आता है। नाउ रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या जानते हैं? रोटेशन मोशन में हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है रोटेशन की वजह से, तो हम ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। So, इसको लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर, लेकिन उस आर का मतलब क्या होगा? उस आर का मतलब होगा कि जो एक्सिस से आने वाला आर है उस आर के बारे में बात की जाएगी। तो एक आर हम यहाँ से बनाएंगे सेंटर ऑफ मास से इसको ज्वाइन करते हुए, ये इसको हमने आर आई नाम दे दिया है, तो इसको हम आर आई इसको भी नाम दे रहे हैं, लेकिन डैश लगा दे रहा है। डैश का मतलब है कि ये डैश वाला जो मेजर किया जा रहा है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, और जो आर आई है वो ओ के रिस्पेक्ट पे किया जा रहा है, दो अलग अलग पोजिशन से। सो जो वेलोसिटी आएगी रोटेशन की वजह से उसको हम ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। सो इसको लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर, आर का मतलब होगा आर आई प्राइम। So this is how you can write the velocity of any particle in the rigid body. R cross ओमेगा था ना। अब वो मैंने आपको बताया होगा सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसको हम लोग एक बार के लिए आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है। तो क्या होता है कि अगर आपका ये R वेक्टर है और ओमेगा ऐसे अगर बाहर आ रहा है तो वेलोसिटी इधर आना चाहिए। इन तीनों वेक्टर में देख लीजिए, अगर हम R क्रॉस ओमेगा करेंगे तो V इधर आ जाएगा, जो कि जचेगा नहीं। तो ओमेगा क्रॉस आर करते हैं। क्या बताया गया था? V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आप अपने नोट्स में देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में बताया होगा कि ओमेगा क्रॉस आर इज V, नॉट R क्रॉस ओमेगा। अगर आप R क्रॉस ओमेगा करेंगे दैट विल हैव अ इशू ऑफ माइनस, दैट मींस डायरेक्शन का इशू आएगा। यू चेक योर नोट्स। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अभी इसको नोट में फ्रेज कर लीजिए। और रोटेशन में सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी आती है ओमेगा की वजह से, जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी ओमेगा और आर पर कुछ इस तरह से डिपेंड करती है, ओमेगा क्रॉस आर के टर्म में। ठीक है, सिंस ये वेक्टर में लोग यूज कर रहे हैं तो डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए ऑर्डर मैटर करेगा। सो ये जनरल वेलोसिटी होगी। नाउ ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये अपने आप में एक क्वेश्चन लेके आएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है
एक बॉडी का VCM दे देगा, ओमेगा दे देगा, और आपसे पूछेगा किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। हम लोग उस तरह के क्वेश्चन का अलग से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अपने को क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एज अ वेक्टर निकालेंगे, और ओमेगा क्रॉस आर से, आर कहाँ से, सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो आर होगा उस आर को पकड़ेंगे और ओमेगा के साथ क्रॉस करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अपने को इस छोटे से पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो क्या होगा? तो हम ऐसा लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू और अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओ। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है कि Li वेक्टर, ये जो छोटा सा पार्टिकल है ये हमारे लिए एक पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब हुआ ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा इन जनरल, और टोटालिटी यू कैन कॉल इट। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं Ri क्रॉस Pi। तो ये जनरल डेफिनेशन है बेसिक केस के लिए, किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो r क्रॉस p होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स आएगा, ध्यान देने का। वेक्टर आएगा r क्रॉस p। p के लिए क्या लिख सकते हैं? p को हम लिख सकते हैं मास इंटू vi, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। ith पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ri को भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। ri को क्या लिख सकते हैं? अपने पास एक रूल हुआ करता था, इन केस यू रिमेम्बर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ri होने वाला है, दिस ri कैन बी रिटन एज RCM प्लस ri डैश और प्राइम। सो ये जो दूसरा रिजल्ट है ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके बुलाया गया है। अब v की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ri की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे और उसको यूज करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, RCM प्लस RI डैश, इसका क्रॉस करना है। आप चाहो तो m को बाहर निकालो, ये MI रहा होगा, MI। VI के प्लेस पर हम लोग लेंगे VCM प्लस ओमेगा क्रॉस RI डैश। इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी इसके बाद इसको एक्सपेंड, ये जो अभी आ रहा है ये एक पार्टिकल के लिए आया है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, सबको सम कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो L टोटल आने वाला है वो समीशन ऑफ Li आ जाएगा, जहां पर i की वैल्यू 1 से लेकर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक रन करेगी। जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स तक रन करेगी। वी डोंट नो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, बट वी विल कंसीडर ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर देयर इन द बॉडी। सो ये टोटल आ जाएगा। पॉइंट इज कि हमको इसमें समेशन लगा देना चाहिए, तो समेशन लगा देते हैं। तो ये बनेगा समेशन, i के साथ चल रहा है, mi को आप बाहर निकाल लो और इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका जो क्रॉस चल रहा है, जो भी कैलकुलेशन चल रहा है उसको करते हैं। तो ये बनेगा RI डैश, इसका क्रॉस करना है VCM, और ये RI डैश था तो सब डैश के टर्म में रखेंगे तो बेटर रहेगा, ओमेगा क्रॉस RI डैश। RI डैश का मतलब हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब चाहो तो इसके बाद इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, और बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अल्टीमेटली दो टर्म सर्वाइव करेंगे, एक ट्रांसलेटरी वाला और एक रोटेशनल वाला, बाकी सारे कैंसिल आउट होंगे और फिर एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आएगा। तो सिंस आपको PDF मेरे को देनी है इसलिए मेरे को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता और उसी को आगे बढ़ाता। तो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI एंड इन ब्रैकेट इट वाज RCM प्लस RI प्राइम क्रॉस्ड बाय VCM plus omega cross RI prime. You can cross check if we have left anything. So we have done everything. ना इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन में कैसे भी कर सकते हो, समेशन ऑफ MI, इन 4 को आपस में एक्सपेंड करते हैं। पहले VCM को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा RCM क्रॉस VCM, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए क्रॉस रखेंगे, ऑर्डर भी चेंज नहीं करेंगे, प्लस
आर आई डैश क्रॉस VCM। अब आर क्रॉस ओमेगा को इसके साथ क्रॉस मिलाते हैं तो ये बनेगा। सो वी डोंट हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन ना, ये आपको अगेन अगेन नहीं करना है। आप चाहो तो मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं आपको फाइनली आंसर बता सकता हूँ और आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि अगर कभी कॉम्प्लेक्स चीजें आती है तो हम कैसे उनको हैंडल करते हैं। चॉइस टोटली आप पर है, और माय सजेशन पॉइंट इज कि एक बार आप इसको पेशेंटली वॉच कर लो। कभी कभी एडवांस क्वेश्चन में कुछ ऐसे स्टेप्स हमको लेने पड़ जाते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज इसका डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर एडवांस क्वेश्चंस, अगर वो टफेस्ट क्वेश्चन कभी देता है तो। बार बार आपको बिल्कुल नहीं करना है, नो यू डोंट नीड टू डू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वंस एट लीस्ट। सो इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो ये इस टर्म को आगे ले जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एम आई तो हम लोगों ने बाहर ले रखा है, दैट विल बी RCM क्रॉस ओमेगा डॉट RI prime, and then finally you will have some sort of this RI dash cross omega क्रॉस RI prime और डैश। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। इस समेशन को एक्सपेंड करा देते हैं, समेशन MI और RCM कांस्टेंट है, VCM कांस्टेंट है, इसलिए इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये समेशन बाद में लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समेशन वाला टर्म सेकेंड टर्म्स के साथ आएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा समेशन ऑफ MI RI डैश क्रॉस VCM। थर्ड टर्म में आते हैं तो ये बनेगा समेशन ऑफ MI एंड देन RCM क्रॉस ओमेगा क्रॉस RI डैश, एंड फाइनली एक और टर्म आने वाला है, समेशन ऑफ MI RI डैश क्रॉस ओमेगा क्रॉस RI डैश। ये आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम अगर हम बेसिक वे पे निकालेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, एंड दैट स्टोरी वी आर लुकिंग एट। और इसको सिंपलीफाई करके बहुत सिंपल स्टोरी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे और 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बताएंगे। नाउ समेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसमें m की वैल्यू MI है, i की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे, और ये बहुत लंबे टर्म्स तक ऐड होगा, ये भी बहुत लंबे टर्म्स को ऐड करने वाला है। जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं जिसमें आई नहीं लिखा होता उसको हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाला है, इसमें हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये समेशन केवल MI पे चलेगा। अगर हम सभी मासेस को ऐड अप करेंगे तो कैन यू थिंक ऑफ कि वो टोटल मास को इंडिकेट करेगा। सो ये टोटल मास को इंडिकेट कर देगा। तो पहला टर्म आपके पास आ रहा है टोटल मास ऑफ द बॉडी इन ब्रैकेट RCM क्रॉस VCM। ये एक फर्स्ट टर्म आ गया जो कि सर्वाइव किया है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टर्म। मैं इसी में एक सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। इस सेकेंड टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब आप आई बदलेंगे तो ये वाला टर्म बदलेगा। हर टर्म में ये क्रॉस VCM आएगा, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, इसलिए क्रॉस VCM को आप बाहर निकाल सकते हो सभी से। जैसे आपने क्रॉस VCM को बाहर निकाला तो फिर ये टर्म एक साथ आ जाएगा, एक खास टर्म है। और लेट मी आस्क यू, क्या कोई बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जिसको मैंने ये रेड कलर से ब्रैकेट किया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है। व्हाट शुड बी दिस वैल्यू, अगर आप में से कोई फॉलो कर पा रहा है कि क्या चल रहा है। ये समेशन ऑफ MI RI डैश के बराबर है। तो आप बोलोगे कि M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, इस तरह से सभी वेक्टर्स का सम कर रहा है, लेकिन ये सम कहाँ से हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से हो रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताने वाला है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इसी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बताने वाला है। तो आप पाओगे कि अगर हम ये निकालते हैं समेशन ऑफ MI RI वेक्टर डिवाइड बाई टोटल मास, तो ये RCM बनेगा। लेकिन अगर आप ये निकालते हो समेशन ऑफ MI RI डैश डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो पहला वाला जो RCM था वो O के रिस्पेक्ट में था, दूसरा वाला जो आएगा वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछेगा तो वो नल वेक्टर आएगा। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि समेशन ऑफ MI RI डैश का जो सम आने वाला है वो जीरो वेक्टर आने वाला है।
अगर ये आप कोई पॉइंट समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो RCM डैश जो डैश वाला है वो इसी सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यानी वहीं से उसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसलिए वो 0 हो जाएगा। अगर RI को टर्म को यूज करोगे तो ये RCM बनेगा। तो RI केस के लिए ओरिजिन ये है, RI डैश के लिए ओरिजिन सेंटर ऑफ मास ही है, इसलिए 0 हो जाएगा। अगर ये 0 समझते हैं तो आप पाएंगे कि ये नल वेक्टर के बराबर हो गया। इज इट मेकिंग सेंस? अगर ये आपको सेंस बना रहा है तो अपना काम हो जा रहा है। और इसके बाद एक तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको 0 मिल गया, तो मैं +0 वेक्टर लिख दे रहा हूँ। थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर आप क्या कर सकते हो, समेशन को अलग कर लो। RCM आपका कॉमन में आ जाएगा, क्रॉस कॉमन में आ जाएगा, ओमेगा कॉमन में आ जाएगा। क्रॉस के बाद यहाँ पे समेशन MI RI डैश एक साथ आ जाएगा। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी उसी कहानी को रिपीट कर रहा है। सिंस ये सेम कहानी को रिपीट कर रहा है इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। सो दैट टर्म आल्सो गेटिंग 0। सर वाई 0 ये नहीं समझा। ओके, कई लोगों को नहीं समझा होगा और मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, तो अगर आपको नहीं समझा है तो ध्यान दे दीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखे थे। एक बार फिर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है समेशन ऑफ MI RI डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है जहां से आप RI को मेजर कर रहे होते हो, जहां से आप RI को मेजर कर रहे होते हो। यहाँ पे मेजर हम RI को O से कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे RI को मेजर किया हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पर है, तो ये पूरा नंबर जो बनेगा, ये वाला नंबर, ये नंबर इस वेक्टर को बताएगा यानी RCM को बताएगा। तो अगर हमने RI लिया तो ये RCM को बताएगा। लेकिन अगर हम R डैश यूज कर रहे हैं तो फिर इसी सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएगा। तो सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट पर होगा जहां से आप मेजर कर रहे हो, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए वो 0 वेक्टर हो गया। इफ यू गॉट इट, दैट्स ग्रेट। तो आपका थर्ड टर्म भी कवर हो गया। एक लास्ट टर्म बचता है फोर्थ, उसके बारे में भी ट्राई मारते हैं और उससे भी सेटल करते हैं कि उस पर क्या चल रहा है। नाउ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें RI यहाँ पर भी है, RI यहाँ पर भी है, तो दो जगह चल रहा है, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और आपको एक रूल पता होगा, जब ट्रिपल प्रोडक्ट, आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका एक रूल हुआ करता था। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है याद हो और कई लोगों को याद नहीं भी होगा, तो मैं आपको याद दिला देता। A क्रॉस B क्रॉस C जब आप यूज करते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने कभी पढ़ा था। यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है क्योंकि देखो, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को चाहिए, ट्रिपल प्रोडक्ट को चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या आना चाहिए, लिखते हैं। MI मैंने बाहर निकाल रखा है। पहले आप RI डैश और RI डैश को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा RI डैश डॉट RI डैश, ठीक है। और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा को, जमता है, एक माइनस आएगा। देन आफ्टर मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिखोगे RI डैश डॉट ओमेगा और बाद में RI डैश। ये आपका फोर्थ टर्म है। ना डिटेल में बताने का एक और पर्पज है कि आपको वेक्टर्स के रूल भी याद आ जाएंगे और उसका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पहला टर्म हमको मिल चुका है विच इज M RCM क्रॉस VCM। दूसरा 0 था, थर्ड भी 0 हो गया बाय द वे। फोर्थ पर आते हैं, प्लस पहला टर्म लिखेंगे तो ये बनेगा समेशन ऑफ MI। किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट करते हैं तो उस वेक्टर का स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा समेशन ऑफ MI RI डैश का स्क्वायर इनटू ओमेगा माइनस इसी समेशन ऑफ MI को दूसरे वाले टर्म में एंट्री मारते हैं, so that will become summation of MI in bracket RI dash dot omega RI dash।
नाउ अब अपने पास 3 टर्म बचे आउट ऑफ सो मेनी टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज दिस and the second term is this, third term is this. क्या आप में से कोई बता सकता है कि थर्ड टर्म को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, थर्ड टर्म की क्या वैल्यू आने वाली है? तब तक अब मैं सेकेंड टर्म के बारे में लिखता और आप सोच सकते हो उसके बारे में. हो सकता है थोड़ा सा लैग चल रहा हो, सो यू नीड टू फॉलो इट. सो एल वेक्टर अपने को मिल रहा है. एल वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आरसीएम क्रॉस एम इंटू वीसीएम, जिसको हम पीसीएम भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में. प्लस सेकेंड टर्म के बारे में आप ध्यान दीजिए, इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा सबके साथ कांस्टेंट रहता है. ओमेगा सबके साथ कांस्टेंट ओमेगा कॉमन रहेगा. सो ये जो टर्म लिखा हुआ है इसके बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन आ गया होगा. ये समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश है. समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश का मतलब है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन कहां से? डैश वाले लोकेशन से. डैश वाला लोकेशन सेंटर ऑफ मास से था, तो इसलिए आप बोलोगे कि ये आईसीएम है. आईसीएम इंटू ओमेगा माइनस लास्ट वाला जीरो. ये आप जीरो क्लेम कर रहे हो, करना भी चाहिए. वजह क्या है? वजह सिंपल है, क्योंकि आर आई डैश का डॉट आप ओमेगा से करोगे. ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ओमेगा आर आई के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये आर आई डैश है जो रेडियस का काम कर रहा है. ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. सो एक और पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, आर आई डैश डॉट ओमेगा इज जीरो बिकॉज आर आई डैश इज परपेंडिकुलर टू आर आई डैश इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा. नोट कर लीजिए. नाउ इसके बाद ये कहानी खत्म हो गई. ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया. इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है, और अभी मैं इसके 2-4 एग्जाम्पल करा देता हूँ, और इसके बाद एग्जाम्पल से आप इसको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है. Are you writing something? Yes, I'm writing something on the screen. So you can re-log in again. अगर आपको यहाँ पे समझा तो मैं आपको नट सेल में बता देता हूँ. हाँ, मैं नट सेल में बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ. सो आपको क्या करने का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी नाउ. अब आपको ध्यान से देखना है क्योंकि अब आप एप्लीकेशन वाले पार्ट में है, समराइज वाले पार्ट में है, और उसका कैलकुलेशन के लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर वॉच कर लेंगे कि कैसे उसको प्रूव किया गया है. कोई एक बॉडी दी जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास आप आइडेंटिफाई करोगे, वीसीएम आपको पता चलेगा, ओमेगा के बारे में बताया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी. फिर आपसे बोलेगा किसी पॉइंट के अबाउट बताइए, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास को मिलाना है, पूरी बॉडी को नहीं, क्योंकि बॉडी में कितने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैच करते हैं. जब कभी हमको एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लेना होता है, सेंटर ऑफ मास इज ऑब्वियस चॉइस, तो उसको हम आरसीएम बोलने वाले हैं. अपने को क्या क्या चाहिए होगा, एक वीसीएम चाहिए होगा, एक आरसीएम चाहिए होगा, एक ओमेगा चाहिए होगा, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा. तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ यहाँ पे मैं ओ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ओ के अबाउट है, इज इक्वल टू आरसीएम क्रॉस पीसीएम, यानी सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, एम इंटू वीसीएम. तो अपने को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास को देखना है, पूरी बॉडी को भूल जाना है. सेंटर ऑफ मास के पास क्या वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. जिस तरह से आप किसी एक पार्टिकल का निकालते थे, एग्जैक्टली सेम फैशन में आपको सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालने का. लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं होती है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, आईसीएम. आईसीएम का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, and the axis about which it is rotating. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है, और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला. इनके मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ. ये लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, टोटल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट ओ. व्हाट दिस कॉल्ड
इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O। एंड व्हाट इट सेज, थर्ड वाला क्या है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, सो दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। जब कभी आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े होंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको नहीं दिखेगी, उस समय बॉडी आपको रोटेट करती हुई नजर आएगी, तो उस समय प्योरली रोटेशन केस होगा। तो जब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वर्क करेंगे तो प्योरली रोटेशन केस नजर आएगा, और उस केस में होता है आई ओमेगा। और किसी और आउटसाइड पॉइंट से देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, इस पॉइंट को यूज कर लीजिए। और अगर आपको ये समझ में आता है कि किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम लिखना इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट प्लस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों का ऐड कर आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट या एक्सिस के अबाउट। हाँ, ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। सो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो आईसीएम का मतलब हुआ, आईसीएम उसके बारे में भी मैं अलग से लिख देता हूँ डिटेल में, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है। दिस इज ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ इंटायर बॉडी, किसके अबाउट एक्सिस passing through center of mass and which is axis of rotation, which is axis of rotation. If axis is changed, तो अगर एक्सिस चेंज हो गया होगा, देखो जब जनरल मोशन होता है ना तो सेंटर ऑफ मास को मूव करना पड़ता है, और अगर सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो फिर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका रोटेशन, तो उसको सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बॉडी रोटेट कर रही होगी, जनरली सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, और सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा उसको वीसीएम बोलेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो सेंटर आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, ओमेगा आपको दिया गया होगा। अगर बॉडी किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो प्योरली रोटेशन केस हो सकता है उस एक्सिस के अबाउट, फिर आपकी एक्सिस मूव नहीं करेगी। तो पहले आप इसको समझिए, इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है। तो आप एग्जाम्पल में जब आंसर देना स्टार्ट कर देंगे अपना काम हो जाएगा। तो ये जो स्क्रीन है ये आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटायर बॉडी अबाउट एनी पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्लेन करता है, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देता है, जिसमें रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, दोनों है। अगर रोटेट नहीं करेगा तो ये टर्म जीरो कर देने का, ट्रांसलेट नहीं करेगा तो ये टर्म जीरो कर देने का, और दोनों करेगा तो फिर दोनों को बना के रखने का। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस लेवल पे आपसे पूछ लेता है, एडवांस लेवल पर इसका एप्लीकेशन पूछ लेता है। सो इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अगला एप्लीकेशन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब कंजर्वेशन करोगे तो आपको निकालना आना चाहिए, तो निकालने के लिए हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। नाउ ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे चलता है वो आप जानते हो, और वेक्टर एडिशन कैसे चलता है वो भी आप जानते हो। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर लॉज हैज टू बी रिस्पेक्टेड। लेट मी गिव एन सिंपल एग्जांपल, सिंपल और कॉमन एग्जांपल, और जो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, कई बार पूछा भी गया है। लेट्स से आपके पास एक अरेंजमेंट दिया गया है, और उस अरेंजमेंट में एक सरफेस बना के दिखाया जा रहा है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दिखा देता हूं मैं। इसको लेट से वाई एक्सिस कहते हैं, इसको लेट से एक्स एक्सिस कहते हैं, और लेट से जो बॉडी अपने पास है ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, बड़ी बॉडी है कोई स्फीयर टाइप, सो दैट्स स्फीयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी आपको v नॉट दे रखा है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है,
और साथ ही साथ ऐसा घूमता हुआ जा रहा है, सो आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ये जो रोटेशन है वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसका मास आपको गिवन है m, इसकी रेडियस गिवन है r, ये पॉइंट अपना ओरिजिन है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग। अब ये रोलिंग क्या होता है वो आपको बाद में समझना है। अब ये समझो कि ये आगे चल रहा है और घूमता हुआ आगे चल रहा है। जब घूमता हुआ आगे चलता है तो उसको रोलिंग कह सकते हैं। सो अ स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ सरफेस as shown if omega is equal to v naught by r। ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपको v naught by r बता रहा है। then find angular momentum of body that is sphere about। now I'm going to ask about various points। आपको बताना है कि किस पॉइंट के अबाउट कितना आने वाला है। पहला ऑप्शन है और पहला पार्ट है अबाउट पॉइंट ओ, ओरिजिन पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। काफी लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आ गया है उसको अप्लाई करें, नहीं भी आया यू जस्ट ट्राई इन 1 मिनट। Try to write the first term, try to write the second term, then try to add them vectorially and let me know what the answer you are getting। आंसर आपको v नॉट के टर्म में देना है, इसलिए ओमेगा की वैल्यू आपको बता रखी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। So this is only applicable for RM and TM। ये जो फॉर्मूला है वो सभी मोशन के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें RM हो और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक होगा तो एक पार्ट बचेगा, दूसरा जीरो हो जाएगा। यस फॉर्मूला के बारे में बोल रहा है कि वो फॉर्मूला जनरल केस के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें रोटेशन मोशन ट्रांसलेशन मोशन दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। जो मोशन नहीं होगा उस टर्म को जीरो कर देंगे। सेवन बाई फाइव एम आर वी नॉट इन साइड आ रहा है, एक आंसर आया, दैट्स गुड। करेक्ट या इनकरेक्ट है वो हम लोग शॉर्टली चेक करेंगे, बट आपने एक आंसर निकाला है। बाकी लोग भी ट्राई करें, अदरवाइज अगले पार्ट पे आप जरूर आंसर बता पाएंगे अगर आपका इस बार नहीं आता है तो। 7/5 MRV के कैप पे बताया जा रहा है। के कैप का मतलब आपका आउटवर्ड है और इससे पहले इनसाइड आया है, तो डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। मैग्नीट्यूड अभी तक बराबर आ रहा है सभी का। सेवन बाई फाइव चलता है। ओके सो आपने ट्राई किया है, दैट्स ग्रेट पॉइंट। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सारे पॉइंट के अबाउट आप क्विकली बता पाएंगे। तो आपको लर्न करना है कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। एल अबाउट ओ चाहिए, तो आप एल अबाउट ओ पर लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, और फिर इसको हम लोग कई बार ऐसा लिख सकते हैं, LCM सेंटर ऑफ मास का, और अगर प्रॉपरली लिखें भी हम तो ऐसा लिखेंगे RCM क्रॉस M इंटू VCM। और आप चाहो तो M को बाहर निकाल लो, चॉइस टोटली आपकी है। M इंटू RCM क्रॉस VCM प्लस ICM ओमेगा। जिस तरह से आपको रोटेट करता हुआ दिखाया गया, तो ओमेगा की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से पता कर सकते हो। राइट हैंड रूल से पता करोगे तो माइनस के कैप जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो इसको सेटल करना बहुत आसान है, ये सिंपलेस्ट है। कैसे सेटल कर लेंगे, ICM कितना आएगा, सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है तो डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट कितना होता है,
2/5 जानते हो आप लोग अच्छे से। ओमेगा की जगह ओमेगा लिख देंगे। डायरेक्शन वाइज ओमेगा की डायरेक्शन अंदर जा रही है तो माइनस के कैप लिख सकते हो, माइनस के कैप। तो एक सेकंड पार्ट काफी इजी रहता है, आईसीएम लिखना, ओमेगा लिखना, तो प्योर रोटेशन केस इज क्वाइट इजी। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्टिकल वाला केस। इसमें आपको केवल सेंटर ऑफ मास को वॉच करना है और सेंटर ऑफ मास का निकालना है। तो अगर ये पार्टिकल रहा होता है तो वी नॉट ये है। हम लोग क्या जानते हैं कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करते हैं और इसकी लाइन ऑफ एक्शन से और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है वहां से उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये परपेंडिकुलर बना और इसी को आप आर परपेंडिकुलर नाम देते हो और आर परपेंडिकुलर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो। फिर आप देखोगे ओ पॉइंट से ये कैसा जाएगा, ओ पॉइंट का आउट ऐसा जा रहा होगा। ऐसा जाने का मतलब हुआ ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब ये भी इनटू द पेपर जाएगा, तो ये भी इनटू द पेपर जाएगा। जो आर परपेंडिकुलर है वो कैपिटल आर के बराबर रहा होगा क्योंकि ये रेडियस के बराबर रहा होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, मास में एम रहेगा, आर में आर रहेगा, वी सी एम में वी नॉट रहेगा और इसके बाद डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस के क्या। सो अब ये दोनों टर्म आपके साथ आपके सामने है, इसके बाद दोनों टर्म को ऐड अप कर लीजिए। सो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, कैन बी से कि इसका जो टोटल आंसर आने वाला है ये 1 है, ये 2/5 है। ऐड करोगे 5 + 2 7 आएगा, 7/5 एम आर वी नॉट माइनस के कैप। माइनस के कैप का आप इनसाइड नाम दे सकते हो। So 7/5 mr v naught will be the answer towards inside or minus k cap. Shreya, you are confused with the direction, so I'm going to explain the direction as well, right? So मैं डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन से पार्ट का आपको एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों है। जहां तक सेकेंड पार्ट की जरूरत है ओमेगा से डिसाइड कीजिए। ओमेगा की डायरेक्शन आपको पता होगी, राइट हैंड रूल से आप देखोगे कि इनसाइड है आउटसाइड है। और इसमें आर क्रॉस भी कर लो, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आरसीएम का मतलब ये वेक्टर होता है, दिस इज गोइंग टू बी आरसीएम। और इसको आगे बढ़ा लो, आरसीएम क्रॉस वी करोगे राइट हैंड रूल से तो भी इनसाइड जाएगा, थंब क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि दोनों वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, फर्स्ट से सेकंड की तरफ कर लेंगे तो इनसाइड चला जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट को आपको यूज करना है टोटली। सर यहाँ ओमेगा, सर यहाँ ओमेगा ओके मिस हो रहा है, कैसे दिखाया वो नहीं समझा। अच्छा, ओमेगा कैसे दिखाया ये नहीं समझा। ओमेगा दिखाने के दो तरीके हैं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी ये कौन से सेंस में रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर ओमेगा का मतलब है ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, एक्सिस इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कर रहा है। दूसरा तरीका दिखाने का ये होगा, इस तरह से दिखाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउटवर्ड, क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनवर्ड। सो वो क्लॉकवाइज में दिखाया गया, ये आपको समझना है। और क्लॉकवाइज का मतलब इनटू द प्लेन होता है। ये जो मैंने लाइन बताई थी ये सपोर्टिंग लाइन है, दैट इज नॉट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सपोर्ट के लिए बनाई थी, अभी क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए। हाँ, इसमें विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, अगर आपने कहीं भी मिस कर दिया तो फिर आपको पिक्चर क्लियर नहीं रहेगी एंड देन यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। नहीं, ओमेगा इस प्लेन पर दिखाया गया है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगी और और स्क्रीन के परपेंडिकुलर मतलब इनटू द प्लेन जाएगी। Okay, so you have got it. That's good. So if you have got this answer, everybody got this answer, that's correct. That's perfectly correct. I will take 5 more minutes. और इसके दूसरे पॉइंट के और बताना है आपको। नाउ पॉइंट ए, और मैं ए पॉइंट डिनोट करने वाला हूँ, आपको बताना उस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा। ये जो रेफरेंस लाइन थी उसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ए पॉइंट चूज किया है ये। So what is going to be the angular momentum of this entire body which is performing translatory motion as well as rotationary motion about point A? डीपीपी में कुछ रोलिंग आ गया होगा। रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन एक साथ होता है और पर्टिकुलर कंडीशन भी होती है। उसको फिर हम लोग इस टेस्ट के बाद ही उसको इन्वॉल्व करेंगे बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट।
और एक ही गो में उसको लर्न करेंगे। सो अभी रोलिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, टेस्ट में, डीपीपी में आया है तो उसको होल्ड कर सकते हो। ए पॉइंट के अबाउट अपने को चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इंटायर बॉडी। एक आंसर 2/5 बताया गया। ओके, सो आप पाओगे कि ए के अबाउट निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला लिख लो। L about A is going to be equal to M RCM about A point cross VCM plus ICM into ओमेगा। आप पाओगे जो सेकेंड वाला टर्म है ना, वो सेकेंड वाला टर्म इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकालते हो। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंट का रोल ही नहीं आता है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो जो लास्ट वाला टर्म है ये जरूर आएगा। हाँ, फर्स्ट वाला टर्म के लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। अब जब हम ए पॉइंट पर होंगे तो ए पॉइंट से वेलोसिटी की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर कितना आएगा? 0, क्योंकि उसी के लाइन से पास कर रहा है। इसलिए आप पाओगे जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो गया। और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ए से जो आरसीएम आएगा वो ये आरसीएम बनेगा। आरसीएम और वेलोसिटी दे विल बिकम पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अपने पास केवल यही टर्म बनेगा। इस टर्म के बारे में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/5 mr² ओमेगा के कैप और माइनस के कैप ऑफ कोर्स। ओमेगा वेक्टर बोल सकते हो। एक लास्ट पॉइंट इस पे पूछ लेता हूँ अबाउट पॉइंट बी पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका नाम बी दिया गया। तो बी पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा? That's what is the next and the last question. पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी को फिनिश कीजिए, इसके बाद हम लोग फाइनल कर लेते हैं इसको। Again, you write the first term, write the second term, find the RCM about that point, or from that point, then look at the directions and add them vectorially. You will get your answer finally. Okay. सो अब जब बी पॉइंट पर जाओगे तो बी से वेलोसिटी की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर निकालोगे, वो आर आ जाएगा, जो जैसा कि यहाँ पर आया था। तो जो फर्स्ट टर्म और डायरेक्शन वाइज ये आर होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, यानी जो ये वैल्यू आई थी एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी। आईसीएम की एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, दोनों की सेम वैल्यू आएगी, तो हमारा आंसर भी सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/5 mr/v0 माइनस के। इसको मतलब ओ से निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, बी से निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेट से एक और पॉइंट हम चूज कर लेते, सी, कहीं भी चूज कर लेते इस पे सी पॉइंट, तो सी से कितना आएगा? आप पाओगे कि सी से भी यही आंसर आने वाला है, क्योंकि सी से भी उसकी लाइन की परपेंडिकुलर आर के बराबर जाएगा। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। सो यू विल फाइंड कि एंगुलर मोमेंटम आउट ए एक अलग कहानी है, बी और सी और ओ सिमिलर कहानियां हैं। और भी कोई पॉइंट चूज करेंगे तो रूल वही रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा किस पॉइंट से आप निकाल रहे हो, फर्स्ट टर्म डिपेंड करेगा किस पॉइंट से आप निकाल रहे हो। इसको एक बार रिवॉच कर लीजिए, रिवॉच करने के बाद अपने नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली, और इससे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना आपको किसी भी रिजिड बॉडी का आ जाएगा, वेदर से प्योरली ट्रांसलेशनल, प्योरली रोटेशनल, और डूइंग रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल टुगेदर। अब नेक्स्ट में हम इसका एप्लीकेशन लर्न करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि कब कंजर्वेशन करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, और कैसे कंजर्वेशन करते हैं। उस पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और अभी कोई इस पे डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो। अपने मॉड्यूल डिस्कशन के बारे में पूछा है, सो नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो जो होने वाला है, उस पर हम लोग मॉड्यूल को डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 1 ऑनवर्ड्स, जहां तक आप सॉल्व कर पाए
वहां तक आप सॉल्व कर लीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा आप डाउट पूछ सकते हैं, मे बी सिली, मे बी कंसेप्चुअल, मे बी न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस को आपको पूछना चाहिए। और आप उसको अगर एक बार ट्राई कर चुके हैं, सो बेटर वुड बी यू ट्राई ट्वाइस, सो दैट आप कंक्रीट और टू द पॉइंट पूछेंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डील कर पाएंगे। पीडीएफ ऑफ इन चैट ओनली, ओके, आप चाहते हो कि पीडीएफ को हम चैट में भेजें? ठीक है, चैट में शेयर कर देंगे। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट? एक और पॉइंट था हमको बोलना था केवीपीवाई के लेक्चर्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में काफी सिलेबस ऐसा होता है जो हम लोग 12th का भी रहता है, सो प्लानिंग टू टेक केवीपीवाई लेक्चर्स, उसको हम लोग लाइव लेक्चर में ले लेंगे इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग। सो लाइव लेक्चर्स में मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आपको शेड्यूल बता देंगे, और नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे, मंडे और मे बी फ्रॉम कमिंग ट्यूसडे। Sir, but put on WhatsApp also. Okay, no matter, ठीक है, व्हाट्सएप पे जनरली हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप से लेकर के अपना एक फोल्डर बना लो, उस पर सारा स्टोर करके रखो। आपको अपने डिवाइस पर एक अलग से फोल्डर रखना है जिसपे सारे मटेरियल रखना है, अपार्ट फ्रॉम कि वो टीम्स में पड़े हैं या कहीं और पड़े हैं, क्योंकि आपके पास खुद का सेव होना जरूरी है, फ्यूचर में काम आएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे डालता हूँ, श्योर शॉट व्हाट्सएप पे डालता हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम इस चैट पे भी डालने की कोशिश करेंगे। सर, अपेक्स हैज ऑल लेक्चर्स। हाँ, अपेक्स में काफी लेक्चर्स हैं 12th के, तो अगर आप वॉच कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है केवीपीवाई के लिए। इन केस यू कैन, वो पब्लिक में रखा है मैंने, आप सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हो, वो आपके लिए 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, बट वो थोड़ा सा डिटेल में है, और आप समझ भी सकते हो, डेफिनेटली समझ सकते हो। सो इन केस यू हैव अ टाइम यू कैन कोप अप विथ, आई विल सजेस्ट गो थ्रू दिस अपेक्स लेक्चर सीरीज, जिसमें 12th के लेक्चर्स हैं। सिलेबस आप केवीपीवाई का देख लीजिए, और उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चैप्टर्स को वहां पर से पढ़ सकते हैं। बट स्टिल वी विल हैव सम लेक्चर्स, लाइव सेशंस, जिसमें समराइज कर देंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा लेंगे, और एटलीस्ट आपके डाउट को कवर कर लेंगे। ठीक है सर, प्लीज टेल अस व्हिच एडिशनल चैप्टर्स टू कवर। उसके लिए हम लोग मे बी फ्राइडे के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से सिलेबस का पार्ट है, उसका सिलेबस शेयर करने के बाद, और कितना आपको पढ़ना है, तो उसका डिस्कशन फ्राइडे को कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप इस टेस्ट की तैयारी कर लो। सर, केवीपीवाई डज नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। हाँ, वो प्रिस्क्राइब नहीं रहता, बट दे नेम चैप्टर लाइक कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कुछ मैग्नेटिज्म का रहता है, कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स रहता है, मॉडर्न का कुछ पार्ट रहता है, सो एटलीस्ट उससे अपना एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या करने का, और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स से, उसी से हम लोग एक आइडिया लगा देते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। ओके, एनीथिंग एल्स? Electrostats is necessary. uh, well, you see the last year papers, you'll find there are questions coming on that, so that's why it becomes necessary. So एक बार और हम लोग डिटेल में देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन द फ्राइडे। Anything else from the today's lecture? Thermo has many questions here. We can cover the thermodynamics. Thermodynamics, हाँ, जैसे thermodynamics एक चैप्टर हुआ जिसको आपको अपेक्स के उस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो कवर नहीं हुए, तो वो अपने को एक्स्ट्रा लेक्चर में कवर करना पड़ेगा। Should we solve previous year question from Jan? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर सको आप करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना आपका बेनिफिशियल होगा। जल्दी सॉल्व करने से आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा, और टाइम भी सफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, वेल, सो आज का लेक्चर अभी यहाँ पर फिनिश होता है, और डे आफ्टर टुमारो मॉड्यूल का डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, और जो आपके डाउट्स हैं वो पहले कवर करेंगे, देन आफ्टर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन देन।